नमस्कार, मैं डॉक्टर शिवाकांत मिश्रा अपने YouTube चैनल श्री विद्या एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम आज आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं भारत का राष्ट्रपति, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत का राष्ट्रपति भारतीय संविधान के भाग 5 में पार्ट 5 में संघीय व्यवस्था या संघ में सबसे पहला अध्याय है। हम आपको कुछ चीजें बता दें कि भारत में राष्ट्रपति का पद इंग्लैंड से लिया गया है, यानी कि हमने हमारे राष्ट्रपति के पद को इंग्लैंड से ग्रहण किया है। अब आपको लगेगा कि इंग्लैंड में तो राष्ट्रपति का पद होता ही नहीं है। जब इंग्लैंड में राष्ट्रपति का पद नहीं है तो इंग्लैंड से हमने राष्ट्रपति का पद कैसे ले लिया। इसका आशय यहां पर यह है कि जिस प्रकार से इंग्लैंड के क्राउन की या सम्राट या साम्राज्ञी की जो स्थिति होती है, जो स्टेटस होता है इंग्लैंड में, जो उसके कार्य होते हैं, जो शक्तियां होती हैं, वही कार्य, वही शक्तियां और वही स्टेटस, वही परिस्थिति भारत में राष्ट्रपति की है। अंतर है तो उसकी नियुक्ति की तरीके का अंतर है। बाकी के भारत का राष्ट्रपति और ब्रिटेन का क्राउन समकक्ष हैं, समान हैं, और इसलिए भारत का राष्ट्रपति जो है वो इंग्लैंड के क्राउन के समकक्ष माना जाता है। भारत का राष्ट्रपति नाम मात्र का कार्यपालिका प्रधान है, यानी कि वो चीफ एग्जीक्यूटिव है मगर नॉमिनल है, नाम मात्र का है। वास्तविक कार्यपालिका प्रधान मंत्रिपरिषद होती है। भारत का राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया है, और इसी के साथ वो भारत का प्रथम नागरिक होने के साथ साथ वो प्रथम भारत का राज प्रमुख, हेड ऑफ द स्टेट है, संविधान का संरक्षक व सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है। आर्टिकल 52 में कहा गया है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 53 कह रहा है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। The executive power of the president shall be vested within the president of India, और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के द्वारा करेगा। तो कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में है और वो इसका प्रयोग स्वयं खुद भी कर सकता है या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों की सहायता से करेगा। इसका निर्णय संविधान के अनुसार होगा। लिखा है कि संविधान के अनुसार, यानी कि न राष्ट्रपति मनमानी कर सकता है, न राष्ट्रपति के अधीनस्थ पदाधिकारी मनमानी कर सकते हैं कि कहां राष्ट्रपति उनकी बात माने और कहां राष्ट्रपति अपने स्वविवेक का प्रयोग करे। ये संविधान के अनुसार निर्धारित होता है। कहां पर होता है हम आगे चल करके बताएंगे। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अर्थात भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन व्यक्ति भाग लेते हैं, कौन कौन मतदान करने का अधिकार रखते हैं, ये निर्वाचक मंडल में है। हम जानते हैं कि भारत का राष्ट्रपति जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित है, यानी कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा निर्वाचित होता है। तो इसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य अर्थात लोकसभा और राज्यसभा के तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, यानी कि लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। और 70वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा दिल्ली और पौंडीचेरी विधानसभाओं के सदस्यों को भी निर्वाचक मंडल में शामिल कर दिया गया है। और इस तरीके से समस्त विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली
और पौंडीचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के मतदान में भाग लेते हैं। यही राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल होते हैं। निर्वाचन की पद्धति की अगर हम बात करें राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति में दो सिद्धांतों का पालन किया जाता है। एक होता है एक रूपता या समानता का सिद्धांत, और दूसरा हुआ करता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत, यानी कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट अकॉर्डिंग टू प्रोपोर्शनल रेशियो मेथड। और ये जो मतदान हुआ करता है ये सीक्रेट वोटिंग हुआ करती है, यानी कि गुप्त मतदान हुआ करता है राष्ट्रपति का। अब समानता का मतलब क्या है? समानता या समरूपता का मतलब है कि विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधिमंडल में एक रूपता बनाए रखने के लिए संसद और विधानसभाओं के सदस्यों के मत का एक मूल्य निर्धारित किया जाता है कि हर विधानसभा के सदस्य का मत मूल्य क्या होता है? अलग होता है, कम या अधिक हो सकता है, समान नहीं है। ये किस पर निर्भर करता है? यह निर्भर करता है राष्ट्रपति के चुनाव में कि जिस राज्य की जनसंख्या जितनी अधिक होती है, एक विधानसभा का सदस्य उतने ही अधिक जनता का या मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करता है, और जो विधायक जितने अधिक जनता का प्रतिनिधित्व करता है या जिस राज्य का विधायक जितने अधिक जनता का प्रतिनिधित्व करता है उसके मत का मूल्य उतना ही अधिक हुआ करता है। क्योंकि जनता की तरफ से चुन रहे हैं, इसलिए जो जितना अधिक जनता का प्रतिनिधित्व कर रहा होगा, यानी कि जितनी अधिक जनसंख्या पर एक विधायक का निर्वाचन हो रहा होगा जिस राज्य में, उस राज्य के विधायक का मत मूल्य उतना ही अधिक हो जाता है। इसको निकालने का अपना एक फार्मूला है या एक सिद्धांत है। क्या है कि उस राज्य की संपूर्ण जनसंख्या को भाग दिया जाता है विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या से, डिवाइड किया जाता और फिर इसको भाग दे दिया जाता है 1000 से भाग दिया जाता है, और इस तरीके से जो भी उत्तर आता है वो एक विधानसभा के सदस्य का मत मूल्य हुआ करता है। जो राज्य की जनसंख्या की बात हुआ करती है, ये जो जनसंख्या हुआ करती है ये 1971 की जनगणना वाली जनसंख्या हुआ करती है। 1971 में जो जनसंख्या थी उसी के आधार पर यह निर्धारित किया जाता है, जनसंख्या 1971 की ही लिखी जाती है। इसी तरीके से एक राज्य विधानसभा के सदस्य का मत मूल्य कैसे, राज्य एक संसद का मत मूल्य कैसे निकालेंगे? तो कुल राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मत मूल्य का योग, सदस्यों का नहीं, निर्वाचित सदस्यों के, यानी कि एक विधानसभा के एक विधायक का मत मूल्य कितना है, ऐसे प्रत्येक विधानसभा के विधायक के मत मूल्य को इकट्ठा उसका टोटल उसमें भाग दे दिया जाता है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या से। जो प्राप्त होता है वही क्या हो जाता है? सांसद का मत मूल्य हुआ करता है, जिसको हम आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति कहते हैं, प्रोपोर्शनल रेशियो मेथड कहते हैं। इसका आशय हो जाता है ना, और एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान प्रणाली, यानी कि राष्ट्रपति को एकल संक्रमणीय मत, यानी कि जितने भी लोग चुनाव में खड़े होते हैं राष्ट्रपति के, प्रत्येक मतदाता को सभी को वोट या मत देना होता है, उसे सबको वरीयता देनी होती है। मान लीजिए ए नामक व्यक्ति चुनाव में खड़ा हुआ है, बी भी खड़ा है, सी भी खड़ा है, तो आपको ए, बी, सी जितने भी लोग खड़े हैं इनको वरीयता या प्रायोरिटी देनी पड़ती है कि आपकी पहली चॉइस कौन है, सेकंड चॉइस कौन है, थर्ड चॉइस कौन है।
हर एक मतदाता को यह चॉइस देनी पड़ती है। तो वोट इकाई के रूप में वरीयता क्रम में पहली से दूसरी इकाई या अंतिम इकाई तक दिया जाता है। मतदान में राज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। एक संसद सदस्य का मत मूल्य 708 यानी कि 708 है। जब एक सांसद वोट डालता है तो वो 708 मत गिने जाते हैं। उत्तर प्रदेश के एक विधानसभा के सदस्य का मत मूल्य सर्वाधिक है और सिक्किम के एक विधानसभा सदस्य का मत मूल्य न्यूनतम है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कुल 4896 सदस्य शामिल हैं, जिनमें 776 संसद सदस्य और 4120 विधायक हैं। विजेता के लिए आवश्यक है कि वह 50% से अधिक मत प्राप्त करे। अगर कोई भी सदस्य 50% से अधिक मत प्राप्त नहीं करता है तो दूसरे चक्र की मतगणना होगी। जब पहले में अगर नहीं करेगा, दूसरे में नहीं करेगा तो तीसरे बार हो जाएगी। और इस तरीके से कितने चक्र हो सकते हैं? जितने प्रत्याशी राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े होंगे उतने चक्रों की मतगणना यहां पर हो सकती है। तो मतगणना उतने चक्रों की होगी। वर्तमान में राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए 50 प्रस्तावक और 50 समर्थक होना आवश्यक है और 50,000 कॉशन मनी या जमानत राशि है राष्ट्रपति के निर्वाचन की। राष्ट्रपति की पदावधि कितनी है, कितने समय तक रहेगा पद पर? 5 वर्ष। किंतु इसके पूर्व वह उपराष्ट्रपति को हस्ताक्षर सहित त्यागपत्र या महाभियोग के द्वारा पद मुक्त किया जा सकता है। यानी कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देगा? उपराष्ट्रपति को। अगर वो त्याग, और इसके अलावा उसे हटाया जा सकता है महाभियोग के द्वारा, इंपीचमेंट के द्वारा। महाभियोग की प्रक्रिया आर्टिकल 61 में है। 5 वर्ष की अवधि राष्ट्रपति की होगी। राष्ट्रपति 5 वर्ष पूरे होने के बाद भी तब तक अपना पद धारण करता रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है। आर्टिकल 57 के अनुसार राष्ट्रपति को पुनर्निर्वाचन की पात्रता होगी, यानी कि कोई भी व्यक्ति 2 बार 3 बार कितनी ही बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है और राष्ट्रपति बन भी सकता है। जैसे अमेरिका में अधिकतम 2 बार, ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति के पद की अर्हता या योग्यता क्या है? तो राष्ट्रपति के पद के लिए सबसे पहली योग्यता है भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, है ना। तो 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, सरकार के अधीन कोई लाभ का पद न धारण करता हो, है ना। शुड नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर एनी गवर्नमेंट। शर्तें क्या हैं, कंडीशंस क्या हैं राष्ट्रपति के पद की? लाभ का पद धारण नहीं करेगा, शैल नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा और वेतन और भत्ते संसद के द्वारा विधि बनाकर दिए जाएंगे। वर्तमान में राष्ट्रपति का मूल वेतन 5 लाख रुपया प्रति माह है और सेवा काल में राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते कम नहीं होंगे। राष्ट्रपति की शपथ या प्रतिज्ञान उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायमूर्ति के समक्ष वह संविधान व विधि के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ लेता है। यानी कि ओथ और अफर्मेशन टेंडर्ड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और in the absence of the chief justice of supreme court this shall be tendered by the senior most justice of the supreme court। शपथ किस चीज की लेता है राष्ट्रपति? संविधान व विधि के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ लेगा। प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेशन एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, ये शपथ लेता है और ये शपथ लेने वाला
वो एकमात्र प्रतिनिधि है। लेकिन राज्यपाल जो कि राष्ट्रपति के प्रतिनिधि हुआ करते हैं, वे भी यही शपथ लिया करते हैं जो राष्ट्रपति लेता है। अन्य सभी लोग संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा, कार्य करूंगा, कर्तव्यों का पालन करूंगा, इसकी शपथ लेते हैं, लेकिन राष्ट्रपति इसकी शपथ नहीं लेते हैं। तो आर्टिकल 60 के अनुसार राष्ट्रपति संविधान का संरक्षक है, उसका गार्जियन है। आर्टिकल 61 के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगाया जाएगा? महाभियोग का एक ही आधार है, द ओनली ग्राउंड ऑफ द इम्पीचमेंट इज द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति पर संविधान का अतिक्रमण करने के आधार मात्र पर महाभियोग लगाया जाएगा, अन्य किसी आधार पर उस पर महाभियोग लगाया नहीं जा सकता। महाभियोग का प्रस्ताव, यानी कि हमने कहा संविधान के अतिक्रमण के आधार पर, संविधान के अतिक्रमण का अर्थ क्या हो जाता है? संविधान के अतिक्रमण का अर्थ होता है कि अगर संविधान के द्वारा जिस प्रक्रिया और निर्देशों का उल्लेख किया गया है, यदि वह उनका उल्लंघन करेगा तो महाभियोग का मामला बनेगा, यह संविधान का उल्लंघन होगा, अन्यथा नहीं। तो 14 दिन पूर्व महाभियोग की लिखित सूचना पर महाभियोग का प्रस्ताव राष्ट्रपति के लिए किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। जिस भी सदन में महाभियोग का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा, उसके 1/4 1/4 मतलब 25% मेंबर्स पहले हस्ताक्षर करके देंगे कि वे राष्ट्रपति के लिए महाभियोग लगाना चाहते हैं। यदि इससे कम सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे तो महाभियोग की प्रक्रिया शुरू नहीं होगी। महाभियोग जिस सदन में लगेगा उस सदन में महाभियोग पर चर्चा होगी और इसके बाद मतदान होगा। यदि उस सदन के कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से 2/3 मेजॉरिटी से यह प्रस्ताव पारित हो जाता है तो फिर यह प्रस्ताव अब दूसरे सदन में भेज दिया जाएगा। दूसरा सदन आरोपों की जांच करेगा या कराएगा। करेगा का मतलब है कि अपनी समिति बना दे और उस समिति के द्वारा जांच करे, और कराने का मतलब है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जांच करवाए। जांच की प्रक्रिया में राष्ट्रपति चाहे तो स्वयं उपस्थित होकर के अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकता है, या चाहे तो अपना प्रतिनिधि अर्थात वकील भी भेज सकता है। अब दूसरे सदन में भी अगर 2/3 बहुमत से प्रस्ताव, कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित हो जाएगा तो फिर राष्ट्रपति को पद त्यागना होगा। अभी भी न त्यागे तो क्या होगा? तो फिर माना जाएगा कि त्याग पत्र हो गया है। और इस प्रकार से यह महाभियोग की प्रक्रिया होती है राष्ट्रपति की। अब तक भारत में किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया। महाभियोग किसी भी संसद के किसी भी सदन से शुरू हो सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया का सबसे बड़ा दोष जो है वो ये है कि राज्यों की विधानसभाओं की कोई भूमिका नहीं है, जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्णायक भूमिका विधानसभाओं की ही हुआ करती है। और इससे यह भी पता चलता है कि भारत का संविधान एकात्मक है, संघात्मकता कमजोर है। अब तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया है और न ही भारत के किसी राष्ट्रपति ने त्यागपत्र दिया है। सिर्फ एक बार वीवी गिरी, वराह वेंकट गिरी के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी और दूसरे चक्र की मतगणना से निर्वाचित होने वाले वे एकमात्र राष्ट्रपति हैं। इससे यह भी पता चलता है कि सबसे कम अंतर से विजयी होने वाले राष्ट्रपति कौन है, यही है। तो 1969 में दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी, जब उनके विरोध में नीलम संजीवा रेड्डी चुनाव लड़ रहे थे। नीलम संजीवा रेड्डी अब तक निर्विरोध निर्वाचित होने वाले एकमात्र राष्ट्रपति हैं, यानी कि 1969 में वो चुनाव हारे और फिर 1977 में जब चुनाव हुए तब वे पुनः चुनाव में खड़े हुए और इस बार वे निर्विरोध चुन लिए गए, है ना। और इस तरीके से वे एकमात्र राष्ट्रपति हैं।
नीलम संजीवा रेड्डी एकमात्र राष्ट्रपति भी ऐसे भी राष्ट्रपति हैं जो कि लोकसभा के अध्यक्ष भी कभी रहे थे। संविधान सभा ने सबसे पहली बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा के एक सदस्य प्रोफेसर केटी शाह को पराजित किया। अन्य प्रत्याशी भी खड़े हुए थे, लेकिन निकटतम जो प्रतिद्वंदी थे वो प्रोफेसर केटी शाह थे। 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित होने वाले एकमात्र व्यक्ति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं और इसके पहले वो 1 बार कार्यवाहक राष्ट्रपति बने और इस प्रकार से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 3 बार राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी, 1 बार कार्यवाहक और 2 बार निर्वाचित। अब तक 8 व्यक्ति ऐसे हैं जो कि बिना उपराष्ट्रपति बने सीधे राष्ट्रपति बन गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीवा रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद। राष्ट्रपति पद की रिक्ति का निर्वाचन कैसे होगा? आर्टिकल 62, 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के पूर्व ही राष्ट्रपति के पद का निर्वाचन कर लिया जाएगा, लेकिन यदि हटा दिया गया या त्यागपत्र दे दिया या मृत्यु हो जाती है, इस स्थिति में 6 महीने पूरे होने के पूर्व नए राष्ट्रपति का निर्वाचन कर लिया जाएगा। राष्ट्रपति अधिकांश मामलों में, जो मैंने आपको शुरू में कहा कि अपनी एग्जीक्यूटिव पावर या कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग स्वयं अपने द्वारा, अपने विवेक से, जिसको डिस्क्रेशन कहते हैं, उससे या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा, तो स्वविवेक से वो किन किन शक्तियों का प्रयोग करता है ये समझ लीजिए। मंत्रिपरिषद के किसी भी प्रस्ताव पर पुनर्विचार की अपेक्षा ये उसका स्वविवेक होगा। आर्टिकल 74(1), 78(4) में अगर किसी मंत्री ने किसी विषय पर निश्चय कर लिया है और राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद ने उस पर विचार नहीं किया, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से कहकर, अगर उसे उचित लगे कि वो विषय महत्वपूर्ण है, तो वो प्रधानमंत्री से कहकर उसे मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार के लिए रखवा सकता है और उस पर निर्णय करवा सकता है। और इस प्रकार से आर्टिकल 86(2) संसद में लंबित विधेयक के संबंध में, जिसको पेंडिंग बिल कहते हैं, संदेश या कोई अन्य संदेश भेज सकेगा राष्ट्रपति यदि उचित समझे, तो यह भी उसका स्वविवेक होगा। जब लोकसभा के आम चुनाव में किसी भी दल या गठबंधन को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता या लोकसभा में मंत्रिपरिषद बहुमत का समर्थन खो दे, तो राष्ट्रपति अपने स्वविवेक से किसी नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकता है, या बहुमत प्राप्त न होने पर किसे नियुक्त करे वो प्रधानमंत्री, उसके विवेक पर निर्भर है। या बीच में लोकसभा का बहुमत खो देने पर वो चाहे तो मंत्रिपरिषद को भंग कर दे और लोकसभा को भंग कर दे और नए चुनाव करवा सकता है। तो ये राष्ट्रपति के कुछ स्वविवेकाधिकार हुआ करते हैं, डिस्क्रेशन पावर्स होते हैं। आर्टिकल 72 के अनुसार राष्ट्रपति की एक क्षमादान शक्ति होती है। वो किसी भी दंड को क्षमा, विराम, परिहार, निलंबन, लघुकरण कर सकता है। यहां तक कि मृत्युदंड और सेना न्यायालय, यानी कि जिसको कोर्ट मार्शल कहते हैं, उसके द्वारा दिए गए निर्णय या दंड पर भी राष्ट्रपति क्षमादान दे सकता है। तो ये हमारे राष्ट्रपति के संबंध में हमने आज कुछ चर्चा की आपसे। हम आपको एक और सूचना दे देते हैं कि प्रिय मित्रों, मैं अनअकैडमी पर एक एजुकेटर के रूप में जुड़ा हुआ हूं और 7 अक्टूबर से मेरी क्लासेस वहां पर शुरू हैं और इस तरीके से 3 महीने लगभग मुझे हो चुके हैं।
आप लोग मुझे वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा रेफरल कोड है, मैं आपको बता दे रहा हूं। मेरा रेफरल कोड SKM लाइव है। आप लोग इस रेफरल कोड का प्रयोग करके अनअकैडमी पर प्लस सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकते हैं और इस पर आपको 10% का डिस्काउंट भी प्राप्त होगा। अनअकैडमी पर सवेरे 11 बजे से मेरी एक प्लस क्लास चल रही है प्रतिदिन, जो कि MPPSC मेंस एग्जाम पेपर 2 पार्ट ए के लिए है। आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और शाम को मेरी स्पेशल क्लास रहती है, फ्री क्लास सभी के लिए, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और शीघ्र ही MPPSC प्री एग्जाम के लिए पॉलिटी पर मेरी एक और प्लस क्लास लॉन्च होने जा रही है अगले सप्ताह, तो उसकी भी हम आपको सूचना देंगे। तो वहां पर हम हैं, लेकिन इसका आशय ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपके साथ हमारा संबंध समाप्त है, बिल्कुल नहीं। आपके साथ हमारा संबंध पहला है और प्राथमिक यानी कि प्राइमरी है, टॉप प्रायोरिटी है, सर्वोच्च वरीयता पर हैं आप, और ये संबंध बना रहेगा। हम आपको लगातार पढ़ाते रहेंगे, लेकिन यदि आप चाहें तो अनअकैडमी पर आकर के मेरे ज्ञान का लाभ उठाएं और मेरा उत्साह बढ़ाएं। अगर आपको वहां पर मैं देखता हूं तो मुझे अति प्रसन्नता होगी। मेरा उत्साह बढ़ाएं और अपना भी लाभ अर्जित करें वहां पर। तो आज के लिए इतना ही। याद रखिए, अनअकैडमी पर भी हूं और मेरा रेफरल कोड SKM लाइव है। 11 बजे से एक प्लस क्लास चलती है और शाम को स्पेशल फ्री क्लास और एक और प्लस कोर्स मेरा लॉन्च होने जा रहा है अगले वीक। तो आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। मिलते हैं। नमस्कार। जय हिंद।